दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ऐसा रेलवे स्टेशन जिसका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये स्टेशन कयामत का दूसरा नाम है। खौफ की एक एक याद इस स्टेशन से जुड़ी हुई है। धीरज आज काफी दिनों के बाद कहीं घूमने के लिए रवाना हुआ था। आज उसके साथ उसका कोई भी दोस्त नहीं था, जिस कारण वह उत्तर प्रदेश से रवाना होता हुआ दिल्ली के लिए पहुंचने वाला था, क्योंकि दिल्ली के अंदर उसके काफी अच्छे दोस्त थे और वह उन्हीं के साथ दिल्ली में कुछ दिनों की छुट्टी पर आया हुआ था। धीरज पेशे से एक पुलिस अधिकारी था और हमें ये बात बताने की जरूरत नहीं होती कि किसी भी सफर में एक पुलिस वाले का दिमाग उल्टी सीधी बातों में चला ही जाता है। ऐसा ही धीरज के साथ भी जब वो ट्रेन में दाखिल हुआ तो जैसे ही वह ट्रेन के अंदर पहुंचा तो उसने पाया कि ट्रेन के दरवाजे के पास थोड़ा ब्लड लगा हुआ था। ब्लड को देखने के बाद धीरज थोड़ा हैरानी में पड़ गया और उसे गौर से देखने लगा। धीरज की यह करतूत देखकर उस ट्रेन में मौजूद एक युवा लड़का धीरज को घूरता हुआ उस पर हंसने लगा। धीरज की बातें थोड़ी अजीब लग रही थी, लेकिन अब धीरज ने पुलिस कार्ड बाहर निकाला तो इस युवा लड़के के चेहरे पर खामोशी के बादल छा गए। धीरज हंसते हुए मुस्कुराते हुए बोला, डरो मत, मैं यहाँ ड्यूटी पर नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह सफर काट रहा हूँ। बाद में धीरज ने उस लड़के की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठ गया। धीरज का सफर रात के तकरीबन 7 बजे के बाद सुबह के लगभग 4 बजे के आसपास खत्म होने वाला था। सफर काफी लंबा होने के साथ साथ कठिनाइयों से भरपूर भी था। खैर, ट्रेन फुल स्पीड के साथ अभी तो पटरियों पर दौड़ रही थी। अपनी फुल स्पीड के साथ अभी ट्रेन आगे बढ़ ही रही थी कि तभी धीरज को अचानक ही उस बोगी के अंदर कुछ हलचल महसूस हुई। अब उसे ऐसा लग रहा था मानो उस बोगी के अंदर से पटाखे फूटने की आवाज आ रही हो। लिहाजा धीरज उस बोगी में चारों तरफ देखने लगा। धीरज एक पुलिस वाला था तो उसके चेहरे पर डर का कोई नामो निशान नहीं था। वह अपनी हिम्मत के लिए भी जाना जाता था, जिस कारण वह उस बोगी के बाथरूम में पहुंचा। उसी बाथरूम के अंदर से वो आवाजें सुनाई दे रही थी। सुनने में ये आवाजें काफी अजीब और रहस्यमय भी थी। उस भागती हुई ट्रेन की वजह से उसकी खट खट की आवाजें उसे सुनाई दे रही थी। उस घोर सन्नाटे के बीच ट्रेन की आवाज के साथ साथ कुछ शांत चीजें भी नजर आ रही थी। रात गहरी होने लगी। थोड़ी देर के बाद उन आवाजों का आना एकदम से बंद हो गया और जब धीरज को लगा कि अब यह आवाज बंद हो चुकी है तो वह चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। सीट पर बैठ जाने के बाद उसकी आंखों में नींद अपना डेरा जमाना चाहती थी। उस वक्त धीरज अपनी आंखें बंद करके चुपचाप सीट पर लेट गया। वो बोगी पूरी शांत नजर आ रही थी। ठंड के उस मौसम में ये हल्की हल्की हवाएं ट्रेन के अंदर दाखिल हो रही थी तो वैसे ही धीरज का पूरा बदन ठंडा पड़ने लगा। करीब आधा घंटा नींद लेने के बाद धीरज को ऐसा लग रहा था मानो उसकी गर्मा गर्म कंबल के अंदर किसी ने अपने ठंडे ठंडे हाथ घुसा दिए हैं। धीरज की आंखें खुल गईं और जब उसने बाहर का नजारा देखा तो उसने पाया कि ट्रेन इस वक्त धौलपुर नामक गांव के अंदर से गुजर रही थी। गांव का नजारा देखने के बाद यह पता लगाना बहुत ही आसान था कि यह गांव काफी खामोश है। धौलपुर स्टेशन पर ट्रेन लगभग आधे घंटे के लिए रुकने वाली थी, जिस कारण धीरज ट्रेन से नीचे उतर गया और बाहर की ओर भूख मिटाने की किन्हीं चीजों को तलाश करने लगा। काफी देर तक इधर उधर भटकने के बाद धीरज की नजर एक समोसे वाले पर पड़ी तो उसने देखा कि वहां पर एक हलवाई समोसे बनाने का काम कर रहा था। उस हड्डियां जमा देने वाली सर्द के माहौल में इतने गर्मा गर्म समोसे देखने के पश्चात धीरज कहाँ रुकने वाला था। उसने अपनी जेब से अपना पर्स बाहर निकाला और 2 समोसे ऑर्डर करने लगा और फिर उन समोसों को लेकर वो ट्रेन के अंदर पहुंच गया। काफी देर पहले जिन समोसों के अंदर से खुशबू की महक आ रही थी तो अब उनके अंदर से एक भयानक बदबू उत्पन्न होने लगी। एक पुलिस वाला होने के नाते धीरज का खुरापाती दिमाग एकदम से काम करने लगा। उसने उन समोसों को खाने के बजाय सबसे पहले तोड़ना शुरू कर दिया और जब उसने उन समोसों के अंदर का माल बाहर निकाला तो उसने देखा कि उसके अंदर छोटे मोटे जीव जंतु के मांस था और साथ ही उनकी हड्डियां भी साफ साफ चमक रही थी। धीरज का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वह तुरंत ही ट्रेन से नीचे उतर गया और ट्रेन से नीचे उतरने के बाद वह सबसे पहले उस समोसे वाले की तलाश करने लगा। लेकिन ये क्या, वो समोसे वाला वहां पर कहीं मौजूद ही नहीं था और ये देखकर धीरज को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह थोड़ा बहुत गुस्सा दिखाते हुए फिर से ट्रेन में लौट गया, लेकिन अभी भी उसके मन में
एक बात खटक रही थी कि आखिर यह समोसे वाला इतनी सी देर में कहाँ गायब हो सकता है। फिर तकरीबन 20 मिनट के बाद ट्रेन वापस चल पड़ी और ट्रेन चलने के साथ ही धीरज ने अपने मन में मौजूद उन सभी सवालों को फिर से दोहराना शुरू कर दिया। वो अभी सीट पर बैठा ही था कि अचानक से खिड़की के अंदर से एक चेहरा जो धीरज को घुमाते हुए बोला, अरे ओ भाई साहब, समोसे के पैसे नहीं दिए आपने? तभी धीरज अचानक से खिड़की की तरफ देखने लगा तो उसने पाया कि यह तो कोई और नहीं बल्कि वही समोसे वाला था जिसके 2 दांत टूटे हुए थे और साथ ही उसका चेहरा भी थोड़ा अजीब लग रहा था। धीरज का गुस्सा देखने के बाद वह समोसे वाला बोल पड़ा, अभी तो आपने एक झलक देखी है। इस ट्रेन की सच्चाई से रूबरू होने के लिए आपको 5 घंटे का वक्त लगेगा। और इतना बोलने के बाद वह आदमी वहां से गायब हो गया। धीरज को नहीं पता, कहीं ना कहीं अब धीरज को भी यह एहसास तो हो ही चुका था कि इस ट्रेन के अंदर कुछ तो ऐसा है जो धीरज की नजरों से छुपा हुआ है। धीरज बार बार उसे जानने की कोशिश करता लेकिन हर बार वो असफल ही रहा। बाद में धीरे धीरे धीरज ने उस चीज पर ध्यान देना छोड़ दिया और फिर अपनी सीट पर बैठकर गहरी नींद का मजा लेने लगा। मगर उसकी ये नींद आज हराम होने वाली थी। दोस्तों, वो कहते हैं ना, खामोशी के तूफान पहले के संकेत होते हैं और ऐसा ही कुछ इस बोगी के साथ भी होने वाला था। कुछ देर पहले जो बोगी एकदम खामोश नजर आ रही थी, अचानक उस बोगी के अंदर से लोगों की आवाजें सुनाई देने लगी और इन आवाजों को सुनने के बाद जब धीरज की आंख खुली तो उसने देखा कि उस बोगी के अंदर काफी सारे यात्री सफर कर रहे थे। जो बोगी 1 घंटे पहले वीरान थी, अब वह यात्रियों से खचाखच भरी हुई थी। धीरज को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो अपनी सीट से उठता हुआ वो एक यात्री के पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे भाई साहब, कुछ देर पहले तो ये बोगी पूरी तरीके से खामोश थी और इतनी सी देर में आप इस बोगी के अंदर कहां से टपक गए? धीरज की बातें सुनने के बाद वह आदमी थोड़ा गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, अबे पागल है क्या? ट्रेन जब से इस रोड पर सफर कर रही है, मैं इस ट्रेन के अंदर मौजूद हूँ। धीरज इन बातों को कहाँ मानने वाला था। उस आदमी का गुस्सा देखकर वो कुछ पल के लिए शांत हुआ और अपनी सीट के ऊपर बैठकर यही तलाश करने लगा कि अब जो कुछ भी इस ट्रेन के अंदर घटता जा रहा है, क्या वह कोई हकीकत है या फिर कोई झूठ। काफी समय बीत चुका था और धीरज अभी भी ट्रेन के दरवाजे वाली सीट के पास ही बैठा हुआ था, लेकिन अब तक उनमें से किसी भी इंसान के द्वारा कोई भी हलचल नहीं थी। जब धीरज को भी एक बार फिर नींद परेशान करने लगी तो उसी वक्त ट्रेन का टीटी बोगी में पहुंच गया और जब टीटी उस बोगी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि धीरज एक अकेला ही ऐसा शख्स था जो उस पूरी बोगी के अंदर बैठा हुआ था। बाकी की पूरी बोगी पूरी तरह से खामोश थी और इस बार धीरज समझ चुका था कि इस ट्रेन के अंदर कोई असामान्य ताकत की मौजूदगी है, क्योंकि जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उस ट्रेन का टीटी खड़ा था। हालांकि धीरज के चेहरे पर खौफ का कोई भी नामो निशान नहीं था और यह पुलिस वाले की निशानी होती है कि वह इतनी जल्दी खौफ में नहीं पड़ता। और इस बार तो धीरज भी एकदम से चौंक उठा और अब की बार से उसे यकीन भी हो चुका था कि इस ट्रेन के अंदर कोई चोरों की पलटन नहीं बल्कि बुरी आत्माओं का एक दल मौजूद है और एक ऐसा दल जो इस ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को परेशान करता होगा। और इतना सोचने के बाद जब धीरज ने ये सब बातें उसी ट्रेन के टीटी को बताई तो वो टीटी बोल पड़ा, मैंने तो पहले भी इस ट्रेन में सफर करने वाले लोगों को बताया था, अगर आप इस ट्रेन में सफर कर रहे हैं तो कृपया संभल कर कीजिए, वरना आपका खात्मा कभी भी हो सकता है। उसके बाद ट्रेन का वो टीटी तुरंत ही वहां से निकल गया। उस इलाके की झलक देखकर धीरज तो वैसे ही डर चुका था। फिर वहां से निकलते वक्त ट्रेन का वो टीटी बोल पड़ा, अगर आपको आपत्ति ना हो तो आप मेरे पीछे पीछे आ सकते हैं। फिर क्या था, धीरज चुपचाप उसी टीटी के पीछे पीछे चल पड़ा। ट्रेन का वो टीटी एक दूसरी बोगी में पहुंचा और जब वो उस बोगी के अंदर दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके अंदर मांस के बड़े बड़े टुकड़े गिरे हुए थे और साथ ही कुछ हड्डियां भी नीचे बिखरी हुई थी। धीरज को उस समय उस टीटी पर शक होने लगा। उसने तुरंत उस ट्रेन के टीटी का कॉलर पकड़ लिया और जब वो टीटी धीरज की तरफ पलटा तो मानो धीरज की सांसें एकदम से उखड़ने लगी। दरअसल धीरज ने देखा कि टीटी के चेहरे पर मांस ही नहीं था, उसके चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ हड्डियां ही नजर आ रही थी। और इतना खौफनाक दृश्य देखने के बाद धीरज पीछे मुड़ने लगा, लेकिन जब तक वो पीछे पलटा तब तक उस आदमी ने धीरज का हाथ पकड़ लिया
और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। उस आदमी के हाथों की ताकत इस कदर बढ़ चुकी थी कि धीरज अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी अपना हाथ छुड़वा नहीं पाया। तभी वो टीटी उसे एक बोगी के छोटे से हिस्से में लेकर गया जिसमें पहले से 3-4 लाशें पड़ी हुई थी, और उन लाशों की दशा देखने के बाद तो धीरज को भय का एक नजारा देखने को मिल रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि आने वाला समय उसके लिए क़यामत की एक आंधी लाने वाला है। नजारा भले ही डरावना हो, लेकिन हिम्मत हारना भी एक पुलिस ऑफिसर के लिए कदे अच्छी बात नहीं थी, जिस कारण धीरज इतनी जल्दी हिम्मत कहाँ हारने वाला था। वह उस बोगी से निकलने की फिराक में ही था, और फिर उसे अपने सामने की तरफ उस बोगी का दरवाजा नजर आया जो उस ट्रेन से नीचे उतरने के लिए बनाया गया था। लेकिन धीरज इस बात से भी सहमत था कि अगर उसने ट्रेन से नीचे कूदने की हिमाकत की तो उसकी हड्डी पसलियां टूटना भी एक आम बात होगी। खैर, अगर वो ट्रेन के अंदर भी रुका तो भी उसका बचना मुश्किल था। उसे नहीं पता कि अब क्या होने वाला था, और तभी उसे अपने सर पर एक जोर की चोट महसूस हुई। दरअसल किसी ने भारी लकड़ी के साथ उसके सर पर मारा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, और वह तुरंत ही बेहोश होकर बोगी में ही गिर पड़ा। और जब तक उसे होश आया तो उसने पाया कि अभी भी वह उसी बोगी में पड़ा हुआ था, लेकिन इस बार उसकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर था जिसके बारे में उसने कभी सोचा तक नहीं था। दरअसल उसके सामने एक बड़ा सा दूसरी दुनिया का दरवाजा बना हुआ था। उस दरवाजे के अंदर से चिंगारियां उड़ती हुई दिखाई दे रही थी। आग से फरफुलित इन लपटों को देखने के बाद उसे ये साफ साफ पता चल रहा था कि यही दरवाजा उसकी मौत का कारण बनेगा। आग से उड़ती उन लपटों के कारण धीरज पीछे पलटने लगा, लेकिन जब उसने एक बार पीछे पलटकर देखा तो उसने पाया कि अब उस बोगी के सारे दरवाजे एकदम से बंद हो चुके थे। उस बोगी में चूचाहट तक की आवाजें नहीं थी, एकदम सन्नाटा था, और अब धीरज के चारों तरफ ना ही कोई मांस था और ना ही बिखरी हुई वो हड्डियां, सिर्फ चारों तरफ एकदम खामोशी थी। फिर धीरज की नजर उसे अपने हाथ पर मौजूद घड़ी पर पड़ी तो उसने देखा कि सुबह के 2 बज रहे थे, और इसका मतलब बहुत ही जल्दी उसका स्टेशन भी आने वाला था। स्टेशन कब आएगा ये तो धीरज नहीं जानता था, लेकिन उसे जल्द से जल्द इस भयानक बोगी से बाहर निकलना था, वरना आज उसकी जीवन लीला यहीं पर समाप्त होने वाली थी। उस वक्त धीरज वहां पर मौजूद हर एक चीज को नोट कर रहा था, क्या पता कब वहां से भागने का रास्ता ही मिल जाए। और इतने में ही धीरज को उस बोगी का नंबर नजर आया। देखने पर पता चला कि बोगी का नंबर 23 था। ये सही समय था। ट्रेन की रफ्तार भी बहुत धीमी हो चुकी थी, और सही समय देखते ही धीरज हड़बड़ाते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ और उस बोगी के अंदर से दिख रही एक चीर की ओर वो देखने लगा, क्योंकि उस चीर के अंदर से एक हल्की हल्की रोशनी बोगी में प्रवेश कर रही थी। और अब तो धीरज को पूरा यकीन हो चुका था कि यहाँ से निकलने का एक वही रास्ता था। वो तुरंत ही भागा, और जब उस बोगी के अंदर से दिख रही उस चमकदार चीर के करीब पहुंचा तो उसने पाया कि उस दरवाजे से बाहर निकलने का वही इकलौता रास्ता है। धीरज ने एक जोर का झटका दिया तो वो दरवाजा एकदम से खुल गया, और दरवाजा खुलते ही धीरज उस बोगी के उस दरवाजे के पास गया, और वो पीछे मुड़ा तो वहां उस बोगी का वो हिस्सा मौजूद ही नहीं था। सर्दी के उस मौसम में कोहरा भी इस तरह से राज कर रहा था मानो कोहरे के अलावा अब कुछ बचा ही ना हो। एक स्टेशन पर रुकने के बाद अब ट्रेन फिर से अपनी रफ्तार को हासिल करने लगी, मगर धीरज तुरंत ही नीचे कूद गया, और पटरों के बेहद करीब गिरने की वजह से धीरज का पूरा शरीर करा उठा। उसके जिस्म पर मोटे मोटे घाव नजर आने लगे। यह दशा सच में बहुत ही बुरी होती है। जब कोई घायल इंसान पटरों के बीचों बीच पड़ा रहता हो तो उसकी दशा क्या हो सकती है ये तो वही जान सकता है। दर्द से कराहता हुआ धीरज अभी भी स्टेशन पर पड़ा हुआ था, साथ ही ठंड भी अपना कोहराम मचा रही थी। फिर थोड़ी देर के बाद ही वो बेहोश हो गया, और फिर एक हल्की हल्की गर्माहट के साथ उसे अपने घाव महसूस हुए। आंख खुलने पर उसने पाया कि वो पटरों के एकदम पास ही बैठा हुआ था, और दूसरी तरफ एक आदमी बीड़ी फूंकता हुआ धीरज से बोल पड़ा, मैंने कहा था ना संभल कर जाना। धीरज को ये आवाज काफी जानी पहचानी लग रही थी, मगर उस समय उसकी वो हिम्मत नहीं थी कि वो अपना पुलिस वाला माइंड का इस्तेमाल कर सके। वो दर्द से कराता रहा। उस बीड़ी पीने वाले आदमी का चेहरा देखने की वो कोशिश करने लगा, और फिर धीरे धीरे धीरज की आंखों के सामने काला काला अंधेरा छाने लगा, मगर उसी समय धीरज की आंखें बंद हो गई।
लेकिन आंखें बंद होने से पहले जब उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ी तो उसने पाया कि यह तो वही समोसे बेचने वाला शख्स था जो उस स्टेशन पर नजर आया था। खैर पूरी रात धीरज वहीं पड़ा रहा, लेकिन जब सुबह हुई तो उसके दोस्त उसे वहीं के एक अस्पताल में लेकर पहुंच गए। अस्पताल में धीरज का इलाज हुआ और लगभग 4 दिन बीतने के बाद उसको रिकवर किया गया। दोस्तों, एक पुलिस ऑफिसर का इन चीजों पर विश्वास होना एक बहुत ही कम होता है, लेकिन धीरज अब समझ चुका था कि हमारी यह सृष्टि इंसानों से नहीं बल्कि अनजानी शक्तियों से भी भरी हुई है। खैर उस दिन के बीत जाने के बाद आज तक धीरज रात में किसी भी ट्रेन में बिल्कुल भी सफर नहीं कर पाया, क्योंकि उस कयामत की रात की दहशत आज भी उसके दिल में बरकरार है। लेकिन दोस्तों, वो समोसे वाला कौन था जिसने एक बार धीरज को खौफ में भी डाल दिया और दूसरी बार उसकी जान भी बचाई? यह बात तो एक रहस्य ही बनी हुई है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।